क्या ठीक है राहुल जी, संजय जी आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन दर्शकों को एक बड़ी खबर बता देते हैं। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, मुंबई में देवेंद्र फडणवीस के घर में हलचल तेज हो चुकी है। फडणवीस हो सकते हैं महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए हलचल तेज हो गई है महाराष्ट्र के मुंबई में, देवेंद्र फडणवीस के घर पर हलचल जो है वो तेज हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आशीष। देखिए अब तय ये करना है कि क्या देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। हालांकि अभी जब हमारे साथ जुड़े हुए थे उज्जवल निगम जी, तो उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जो चेहरा होना चाहिए वो बीजेपी का होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी को 128 सीटों पर बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। अब क्या वो चेहरा देवेंद्र फडणवीस साहब का होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि उनके घर के बाहर हलचल है वो तेज होती हुई दिख रही है। संजय राणा साहब, क्या देवेंद्र फडणवीस साहब महाराष्ट्र के अगले सीएम चेहरा हो सकते हैं क्या? अनम्यूट करिएगा अपने आप को, शायद म्यूट है आप। आवाज आ रही है मेरी? जी आप बोलिए। देखिए बिल्कुल उनके चेहरे पे ही चुनाव लड़ा गया, तो पिछला चुनाव भी उनके चेहरे पे लड़ा गया। तो पूरी जो तंत्र था, या कह सकते जो भारतीय जनता पार्टी का भार था उनके कंधों पे था, और वो अपने चुनाव लड़ रहे थे और मुख्यमंत्री बन गया। अगर ये 100 सीटों से कम भारतीय जनता पार्टी की टैली होती तो हो सकता था आम ट्विस्टिंग होती, कौन मुख्यमंत्री बनेगा इस पर प्रश्न चिन्ह होता। लेकिन जो नंबर अभी दिखाई दे रहे 128 130, अगर वो टैली बनती है तो नो डाउट देवेंद्र फडणवीस वहां के अगले चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, और उनको बनना भी चाहिए। कि हमें नहीं लगता उनसे बड़ा इस समय कोई चेहरा, और उनपे लोगों का विश्वास है। चाहे वो पिछला आप चुनाव देखिए जो सीटें आई थी वो उनपे विश्वास किया गया था, भारतीय जनता पार्टी पे और मोदी जी पे विश्वास किया गया था। और आज का भी चुनाव हुआ है या रिजल्ट आ रहे हैं 20 तारीख को जो चुनाव हुआ था उस चेहरे पे लोगों ने विश्वास किया, तो उनको ही बनना। लेकिन अगर उनके चेहरे पर विश्वास किया जाता है, अजीत शुक्ला जी, अगर देवेंद्र फडणवीस साहब को चेहरा बीजेपी घोषित करती है तो क्या एकनाथ शिंदे साहब नाराज नहीं होंगे? अजीत शुक्ला जी, ये सवाल आपसे है। अजीत शुक्ला जी, सबसे पहले ये देखना होगा जी, ये देखना होगा सबसे पहले ये देखना होगा कि वो विदर्भा में किस तरह के रिजल्ट्स आते हैं। विदर्भा में उनका प्रभाव है देवेंद्र फडणवीस का, और वहां से रिजल्ट्स कैसे आते हैं, कितने किसके सपोर्टर्स जीत के आते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में फडणवीस के अलावा भी कई बड़े बड़े नेता हैं, तो संख्या बल किसका सबसे ज्यादा होगा इस पर निर्भर करेगा। देवेंद्र फडणवीस अनडाउटेडली जो है वो सबसे एक्सेप्टेबल फेस हैं, लेकिन फिर भी जब पूरे रिजल्ट्स आ जाते हैं और किसके सबसे ज्यादा समर्थक जीत के आते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और शिंदे का हालांकि अजीत जी एक बड़ा जो चेहरा थे, जो सीएम चेहरा हो सकते थे, वो तावड़े साहब थे। लेकिन ठीक उससे पहले, यानी वोटिंग से पहले कैश कांड का उनके ऊपर आरोप लग गया, तो वो चेहरा, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी अब उस चेहरे पे दांव खेलने वाली है। देखिए भारतीय जनता पार्टी में तो मोहन यादव जी को भी सीएम बनाया है, तो ये स्पष्ट रूप से अभी कह देना थोड़ी जल्दबाजी होगी कि किसे वो बनाते हैं। देवेंद्र फडणवीस निसंदेह जो है वो सबसे स्वीकार्य हैं, लेकिन उन्हें केंद्र में लाया जाएगा या वहां एडजस्ट किया जाएगा, ये देखना क्या होगा। लगता है संजय राणा जी, जहां पर जब हमें मध्य प्रदेश राजस्थान की बात करें, और जो हरियाणा में भी हमने देखा था, वह तो खैर चुनाव के बाद नहीं हुआ था, पहले ही हमने देखा, कोई डार्क हॉर्स हो सकता है, कोई ऐसा चेहरा हो सकता है तो शायद इतना लोकप्रिय ना हो, जिसके बारे में इतना शायद सुना ना हो, बात ना की गई, और बीजेपी उसे चुन गई। मुझे तो फलक याद है कि डॉक्टर मोहन यादव जो थे वो चौथी रो में बैठे हुए थे, और जब उनके नाम का अनाउंसमेंट हुआ तो सारे लोग चौंक गए कि डॉक्टर मोहन यादव जो है वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो संजय राणा भाई, मुझे लगता है कि आपको भी वो सीन ध्यान में होगा। मैं भी खुद चौंक गया था जब उनके नाम का अनाउंसमेंट हुआ था। अनम्यूट करिएगा। आप म्यूट है। आवाज आ रही है मेरी? जी। हाँ देखिए, ऐसा है कि हम सब चौंक गए थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जहां तक बात हो रही, भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक चौंकाने वाला रिजल्ट देती है और किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकती है। लेकिन आज के सिनारियो में अगर चर्चा की जाए तो विदर्भ की अगर बात कर रहे हैं तो तकरीबन 62 सीटें हैं विदर्भ में, और सबसे अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का 2014 में था, 44 सीटें जीती थी, उसके बाद घटती चली गई है। अगर विदर्भ में जिस हिसाब से काम किया गया, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे उनका जो तंत्र है, लोकल तंत्र है, जिस तरह से काम किया, और सीटों का अगर इस तरह से जो प्रोजेक्शन दिखा रहे हैं, जो रुझान दिखा रहा है, तो कहीं ना कि विदर्भ में अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा तभी ये रिजल्ट आ रहे हैं। और विदर्भ में अगर परफॉर्मेंस है तो चांसेस देवेंद्र साहब के बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन हाँ,
आप भी जानते हैं कि पार्टी बड़ी है, बहुत सी चीजें हो सकती है, कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को पसंद नहीं करता है, विधायक किसको पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते, बहुत से इफ एंड बट हैं। लेकिन आज के सिनारियो में सबसे बड़ी चांस मुझे लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस साहब मुख्यमंत्री, संभावित मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के हो सकते हैं। स्मिता मिश्रा जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। स्मिता मिश्रा जी, जो बीजेपी ने करिश्मा कर दिया, या यूं कहें जो एनडीए ने करिश्मा कर दिखाया महाराष्ट्र में, इसकी उम्मीद थी क्या? क्योंकि जितने भी एग्जिट पोल आए, किसी ने भी 180 से ज्यादा नहीं दिया था, लेकिन जो अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं वो रुझान चौंकाने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी 125 सीटों पर आगे चल रही है। जी हाँ, मैं तो ये कहूंगी कि बहुत चौंकाने वाले दरअसल नहीं हैं। अगर मैं सच कहूं, चौंकाने वाले तब लगेंगे अगर आप उनको एग्जिट पोल से वो करके देखेंगे, जक्सटपोज करके देखेंगे। लेकिन एग्जिट पोल्स को हम एक मापदंड मानकर क्यों चलें, पहली बात यह है। और अगर एग्जिट पोल्स को फिर भी आप कंसिडर करना चाहते हैं तो भी आप देखें तो एग्जिट पोल्स भी आधा से ज्यादा एग्जिट पोल तो यही दिखा रहे थे कि महायुति आगे रहेगी। बस फर्क ये है कि महायुति काफी आगे आ गई है। और यही नहीं, बीजेपी का अपना आंकड़ा बहुत ही अच्छा है। मुझे मालूम है कि पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान भारतीय जनता पार्टी लेकिन मैम, आप बहुत नजदीक से उस चुनाव को देख रही थी। आपका एनालिसिस क्या कहता है कि क्या कारण रहा कि बीजेपी को बेहतरीन जीत जो है वो यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रही है? महायुति की भी अगर हम बात करें, कलेक्टिवली भी जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन जो है वे करते हुए नजर आ रहा है। जी हाँ, मैं वही आपको बता रही थी कि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के रणनीतिकारों और बीजेपी के समर्थक वर्ग में भी ये एक विचार चल रहा था कि किसी तरह बीजेपी अपना आंकड़ा 100 पहुंच जाए या 100 को पार कर गए। तो अब तो यह स्पष्ट हो गया है कि 100 से काफी आगे बीजेपी का अपना ही स्कोर कार्ड जो है वो 100 से काफी ऊपर रहेगा, क्योंकि 100 का आंकड़ा पार करना एक मनोवैज्ञानिक एक तरह से अचीवमेंट भी है बीजेपी के लिए अपने दम पे। दूसरी बात, आज मुझे लगता है 2-3 चीजें बहुत साफ हो गई हैं। पहली बात यह साफ हो गई है कि जिस चीज के लिए स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी के समय से दशकों से भारतीय जनता पार्टी स्ट्रगल कर रही थी कि हम अपने दम पर महाराष्ट्र में एक पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर स्थापित हों, किसी साथी या सहयोगी के बल पर नहीं। मुझे लगता है अल्टीमेटली अब बीजेपी उस मार्क पर, उस माइलस्टोन पर पहुंचने को है कि जब बीजेपी अपने आप में वहां बिना किसी के साथी सहारे के महाराष्ट्र की रूलिंग पार्टी बनने के उसमें है, पहुंच पर है। 2-4 सीटें हो सकता है कम रह जाएं, अभी तक 128, 127 ऐसी आंकड़े दिख रहे हैं, पर वो कोई बहुत फर्क मैं नहीं मानती। मैम, यहाँ पर मैं सीएम योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र करना चाहूंगी। बटेंगे तो कटेंगे, इस नारे का कितना असर महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, इस रुझान में पड़ते हुए नजर आ रहा है? अगर महायुति की, क्योंकि अभी भी देखिए रुझान है, सरकार अगर बीजेपी की बनती है, कितना असर इस केवल एक बयान का पड़ते हुए नजर आ रहा है? मैं ये कहूंगी कि बहुत सारे फैक्टर्स काम किए। सबसे ज्यादा महिलाओं का समर्थन बीजेपी के लिए। इसके अलावा कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हुआ है कि बाला साहेब की लेगेसी जो है वो उद्धव ठाकरे या उनकी तरफ नहीं गई है, सीधे सीधे वो महायुति की तरफ आई है। फैक्टर्स तमाम हैं, बहुत सारे मुद्दे जिस पर बीजेपी लोकसभा में कमजोर साबित हुई थी महायुति, उसमें बीजेपी ने कोर्स करेक्शन की पहल भी की और उसको मजबूती से अंजाम दिया। लेकिन बटेंगे तो कटेंगे का नारा मुझे लगता है कि जिस तरह से बीजेपी के कुछ सहयोगी नेताओं में और कुछ आम चर्चा में, खास करके मीडिया में, जो उस नारे को लेकर प्रश्न किए जा रहे थे और जिस किस्म के उसमें आपत्तियां उठाई जा रही थी, मुझे नहीं, आपत्ति कौन उठा रहा था? आपत्ति उठाने वाले तो महायुति के ही लोग थे। अजीत पवार साहब का बयान है कि ये यूपी नहीं है, ये महाराष्ट्र है। अब सवाल ये उठता है कि इतना नंबर आने के बाद क्या अजीत पवार साहब को कैबिनेट में जगह मिलेगी क्या? आप एक मुद्दे से दूसरे पे चले जाएंगे तो मेरे लिए बहुत कठिन होगा इन चीजों को रिलेट करना। मैं बटेंगे तो कटेंगे से कौन मंत्री बनेंगे इस पे तुरंत नहीं, आई कैन नॉट। ठीक है, आप इससे जोड़कर अगर मैम देख पाए, मैं पीएम मोदी के नारे का भी जिक्र करना चाहूंगी। आप इससे भी थोड़ा इसे कनेक्ट करके बताइए मैम। एक है तो सेफ है, कौन सा नारा चमक गया? आया ना आए, वोटर को पसंद आया है।
ये नतीजे बताते हैं। मुझे लगता है अब इसमें विवाद खत्म हो जाना चाहिए। महाराष्ट्र के वोटर को पसंद आया स्मिता जी, लेकिन झारखंड के वोटर को पसंद नहीं आया, क्योंकि झारखंड में मुद्दा अलग था। झारखंड में मुद्दा आदिवासी समाज की एग्जिस्टेंशियल जो प्रश्न है उनके सामने, इन्फिल्ट्रेशन और घुसपैठ के नाते ये जरूर है कि इस बार लगता है कि झारखंड में विजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आता हूं स्मिता जी आपके पास। विजय शर्मा जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। विजय जी, अभी थोड़ी देर पहले उज्जवल साहब हम लोग के साथ थे, जिसमें उज्जवल साहब ने यह कहा कि नैतिकता के आधार पर जो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी से ही होना चाहिए। मैं आता हूं आपके पास स्मिता, 1 मिनट में आप पहले जवाब ले लो इनसे। देखिए मेरा इसमें मानना यह है कि इसमें जो महाराष्ट्र से चुने हुए विधायक हैं, हमारे तीनों दल महायुति के और शीर्ष नेतृत्व बैठकर इसमें तय करेगा कि महाराष्ट्र के लिए चीफ मिनिस्टर कौन होंगे। तो इसमें यह कहना और टीवी चैनल के ऊपर यह तय करना कि कौन चीफ मिनिस्टर होगा, ये गलत होगा। तो हमारे यहाँ किस तरह से लोकतंत्र है पार्टी में और हम अपने सहयोगी दलों को किस तरह से मान सम्मान देते हैं, ये सर्वविदित है। तो इसलिए मेरा जवाब है उसमें यही है कि चुने हुए विधायक, शीर्ष नेतृत्व और तीनों पार्टियां बैठकर तय कर लेंगी। हमारे यहाँ तो झगड़ा ही नहीं है। इंडिया डेली पर ये बताना चाहिए कि मुख्यमंत्री बीजेपी से ही होगा। जी, मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको जवाब दे दिया कि तीनों दल बैठेंगे महायुति के और चुने हुए विधायक और शीर्ष नेतृत्व बैठ के तय करेगा कि कौन चीफ मिनिस्टर होगा। हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर का झगड़ा नहीं है। हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर जो पद होता है वो सेवा का भाव होता है, वो सेवा के लिए होता है, मलाई खाने के लिए नहीं होता, भ्रष्टाचार के लिए नहीं होता, परिवारवाद को आगे बढ़ाने के लिए नहीं होता, हमारे मैं आता हूँ विजय शर्मा जी, एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि पिछली बार अगर झारखंड चुनाव की बात करें तो आप लोगों ने आजसू से अलग हटकर चुनाव लड़ा था, दोनों अलग अलग हटकर चुनाव लड़ रहे थे। इस बार आप लोग एक साथ मिलकर यूनाइट होकर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उसके बाद भी फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा झारखंड में। देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि अभी रुझानों में तो ऐसा नजर नहीं आ रहा, लेकिन मेरा विश्वास है जो फीडबैक है वहां हमारे ग्राउंड के लेवल पे जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने बताया कि हमारी एनडीए की सरकार वहां बनने जा रही है और हो सकता है हम 50 से भी ऊपर ज्यादा सीटें ले जाएं। तो अभी मेरे ख्याल से मुझे तो लगता है आधी वोटों की भी गिनती नहीं हुई है। तो ये कुछ कहना जो है बड़ा गलत होगा। संजय राणा जी, एक कमेंट मैं आपसे चाहूंगी, देखिए ये बहुत आगे के विजन को लेकर है, हमारी भारतीय पॉलिटिक्स को लेकर। एक तरफ झारखंड तो वही दूसरी तरफ महाराष्ट्र, क्या इंडिकेशन जाएंगी जब बिग ब्रदर के लेकर मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पर बीजेपी जो है वो महाराष्ट्र में बिग ब्रदर देखने को मिली, झारखंड में भी वहां पर यही तस्वीर नजर आई, लेकिन कांग्रेस को लेकर अब सवाल जो है वो उठने शुरू हो जाएंगे। मैं बार बार बोलता हूं, कांग्रेस कहीं ना कहीं एक नैरेटिव, और जब राजनीति करते हैं आपको नैरेटिव और प्रोस्पेक्टिव और लोगों की पल्स तीनों को जानना बहुत जरूरी होता है। आज के दिन में अगर आप बात करें तो कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व नो डाउट एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है, जो सलाहकार और एडवाइजर है वो कहीं ना कहीं नैरेटिव सेट करने में कहीं ना कहीं फेलियर्स है। चाहे वो आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए, हम देश का कोई भी प्रदेश ले लीजिए, वो छोटे भाई की भूमिका में आ चुका है, बड़े भाई की भूमिका जा चुकी है। उसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं अब आवाज आ रही मेरी? जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, मैं ये बोल रहा था कि कहीं ना कहीं उस छोटे भाई की भूमिका में आ गई है, और उसका कारण है कि उनकी अपनी भद्रघात, नंबर 1 पार्टियों में पार्टी का संगठन कमजोर होना, तीसरा स्ट्रेटजी का फेल होना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग ना होना और प्लानिंग का एग्जीक्यूशन नहीं होना। तो इस तरह की जब चीजें होती है तो कहीं ना कहीं पार्टी आपके पीछे हट जाती है। और चौथा महत्वपूर्ण, जो सबसे महत्वपूर्ण है, लीडरशिप। देखिए आज के दिन में कहीं ना कहीं स्ट्रगल है भारतीय कांग्रेस के अंदर कि कौन उनका लीडर होगा, कौन लीडरशिप नेतृत्व कर सकता है। जबकि जब तक लीडर नहीं होगा तब तक जो पार्टी होती है, संगठन मजबूत नहीं होता, उसमें बहुत सारे धड़े बने होते हैं। जब धड़े बने होंगे तो आपसी कलेश होगा और कहीं ना कहीं पार्टी को उससे नुकसान होता है। तो आपने देखा किसी भी उत्तर प्रदेश में लगभग निष्क्रिय पड़ी हुई है, संगठन कमजोर। इसका जवाब राहुल यादव जी से ले लेते हैं। राहुल यादव जी, संजय राणा जी को आपने सुना कि पार्टी लीडरशिप जो है वो कमजोर है, कार्यकर्ता जो है, जो आपके ग्राउंड पर जो लोगों को काम करना है वो निष्क्रिय है। यूपी का उदाहरण दिया है संजय राणा साहब ने। नहीं, देखिए
अभी पहले तो मैं भाजपा के प्रवक्ता का जवाब दे देता हूँ, फिर राणा साहब का भी जवाब दूंगा। भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि हम सहयोगियों के साथ मिलकर तय करेंगे। तो इनकी सहयोगियों की स्थिति यह है कि शिंदे सेना के तानाजी सावंत ने अजीत पवार के एनसीपी को देखकर कहा कि हमें अजीत पवार की एनसीपी से उल्टी आती है, और शिंदे सेना के एक एमएलए ने कहा कि अजीत पवार का मंत्रालय नालायक है। और इंडिया टुडे कनक्लेव में देवेंद्र फडणवीस तो खुद कह सके हैं कि एनसीपी की वजह से हम लोग लोकसभा चुनाव हारे। और अजीत पवार खुद कहते हैं कि मैं हर बार मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, लेकिन हर बार उप मुख्यमंत्री बनकर रह जाता हूं। और आरएसएस के पत्र विवेक में लिखा कि बीजेपी को एनसीपी पसंद नहीं थी। तो ये सारी चीजें, ये सारी बयानबाजी आने के बाद भी जो महायुति है वो सरकार बना रही है। नहीं, फैक्ट तो ये है ना, सरकार बना रही है, उसका सलाम जवाब तो मैंने उगते आपको सूरज दिया को ना। किया जाता है पूरा ना तंत्र सर। भाजपा का काम कर रहा था सर, सलाम तो उगते सूरज को किया जाता है, ठीक है, मैं भाजपा मानता हूं का उस तरह तंत्र के काम बयान किया आए, था। लेकिन ना 214 सीटें जो मीडिया ने उस बात को राहुल जी उठाया। देखिए, बिल्कुल पहले तो उठाया, मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल आशीष उठाया। का मैंने सवाल का डिबेट आपने शो किया जवाब था नहीं सर, दिया। उस पर मैंने डिबेट शो किया था इस तरह के बयानों पर, मुझे याद है मैंने डिबेट शो किया इस पर। आशीष थोड़ा शब्दावली इनको दे दीजिए, शब्दावली या शब्दकोश की कमी हो गई है। 4-5 पॉइंट जो बयान महायुति के आए हैं उस पर हमने डिबेट किया था, मुझे ध्यान में है, मैंने खुद किया है 5 बजे। नहीं, महाराष्ट्र पे डिबेट किया है आपने, ठीक है। अभी इन्होंने राणा जी ने अभी उत्तर प्रदेश को लेकर पूछा। उत्तर प्रदेश के मीरापुर में जो एसएचओ ने जो पर्दानशी महिलाओं को जो धमकाया वोट डालने से, और 4 आइडिया लोगों के पास होने के बावजूद भी उनको वोट डालने से रोका गया, तो और नफरती भाषण वहां महाराष्ट्र में दिए गए। और नफरती कटोगे तो बटोगे, जिस तरीके से समाज में ध्रुवीकरण भाजपा ने किया, तो वो सारी चीजें हैं सबके सामने। मैं आंसर देना चाहता हूं इनको। बोलिए संजय जी, आप बोल लीजिए, फिर स्मिता जी के पास जाएंगे। देखिए, इन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाया कि नफरती भाषण, ये बताइए नफरत किसने फैलाया? आप ही ने, तो आप ही की नेत्री ने इसको सेकुलर देश घोषित किया था। जो सेकुलर देश हो गया है तो सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। उस देश में माइनॉरिटी कमीशन क्यों होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। नंबर 2, ये तो कौन बटेगा तो कौन कटेगा? कौन बटेगा तो कटेगा कौन? आप इसका जवाब क्यों नहीं देते? अब प्रधानमंत्री ने नारा दिया एक है तो सेफ है। अडानी को लेकर ये प्रधानमंत्री का बयान था, एक देंगे तो सेफ रहेंगे। अभी 2200 करोड़ रुपए की जो रिश्वत को लेकर अमेरिका ने जो वारंट जारी किया है अडानी का, इस पर प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे और मीडिया क्यों नहीं बोल रहा? कितनी बहस करी आपने मणिपुर को लेकर और अडानी को लेकर। सरकार में कांग्रेस ने 84 बार संविधान को संजय राणा जी, जब ये शो खत्म हो जाएगा ना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, मणिपुर का भी भेजूंगा, मैं आपको अडानी का भी लिंक भेजूंगा, और आप दोनों देख लीजिएगा कि दोनों पर बहस हुई है। ये आरोप आप इंडिया डेली पर बैठ के नहीं लगा सकते कि हमने बहस नहीं की। मणिपुर पे भी मैंने की है, और इसके अलावा अडानी पर भी की है। कितनी बहस करी है आपने? मणिपुर से प्रधानमंत्री लगभग 4 सेगमेंट किए हैं सर, 4 सेगमेंट किए मणिपुर पर, 4 सेगमेंट, यानी 4 डिबेट शो किए मणिपुर पर। ये सारी चीजें नहीं चलती। अलग इनसे पूछो, आशीष इनसे प्रश्न पूछो, अडानी का केस क्या है भाई साहब? और एक बात तो संजय राणा साहब यहाँ बैठे हैं, संजय राणा साहब तो मुझे AIMIM का प्रवक्ता बना दिया था। संजय राणा साहब, आपको ध्यान में होगा। और दूसरे साहब ने मुझे बीजेपी का प्रवक्ता बना दिया था। मेरा सवाल भाजपा के प्रवक्ता से है, तो आप बीच में अपनी टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? नहीं, आपने मीडिया का जिक्र किया, इसलिए मैंने बोला। आपने जब कहा कि मणिपुर पर कितने डिबेट शो गए हैं, तब मैं आपको बता रहा हूं। नहीं, पूरा आपका ही मीडिया नहीं है साहब, इसमें बहुत सारा है। आप अपनी बात को रख लीजिए, आप अकेले नहीं है। जी राहुल जी, आप अपनी बात को रखिए। तो इसमें यह है कि इनके अंदर सिरफुटवल अभी शुरू होगी, अभी देखिएगा। वैसे मैं अभी इनको अभी नतीजे नहीं मान रहा, क्योंकि रुझान ही है, शुरुआती रुझान। अगर फिर भी ये आपके मैं रुझानों को ठीक मानूं और रुझानों को ही नतीजों में अगर तब्दील मानता हूं, तो इनके अंदर सिरफुटवल जो अभी शुरू होना है वो अभी होगा। अभी देखिएगा कि अभी भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा, शिंदे सेना बनेगी, कौन बनेगा, अभी कुछ कहा नहीं जा